दुनिया में लोग अपने क्रशेस को रोजेस दे रहे थे, चॉकलेट्स खरीद रहे थे, टेडी बेयर्स गिफ्ट कर रहे थे और चीजी लव कार्ड्स लिख रहे थे। पूरा इंडिया वैलेंटाइंस डे की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन उसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को एक सेकंड में ठंडा कर दिया। एक बंदा आदिल अहमद डार अपनी मारुति इको में 400 किलोग्राम आरडीएक्स भर के निकला था और उसने सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय को सीधा निशाना बनाया। उस ब्लास्ट में 4 ही सीआरपीएफ के जानबाज जवान शहीद हो गए, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। वो लोग अपने घर से निकले थे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए और वापस नहीं आए। और उस दिन से इंडिया ने एक चीज तय कर ली थी कि इस खून का जवाब दिया जाएगा और इतना बड़ा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया याद रखे। आज हम उसी जवाब की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है ऑपरेशन बंदर की, इंडिया की सबसे डेयरिंग, सबसे कैलकुलेटेड और सबसे सिनेमैटिक मिलिट्री एयर स्ट्राइक की, जिसमें इंडिया के जेट्स पाकिस्तान की बॉर्डर्स क्रॉस करके उनके घर के अंदर घुसे, काम करके और ऐसे वापस आ गए जैसे गए ही नहीं थे। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। 78 गाड़ियां, 2547 जवान्स, नेशनल हाईवे 44 पे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सनी वेदर, रेगुलर रूट, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं। लेथापोरा के पास एक मारुति इको तेजी से कॉन्वॉय की तरफ आई और सीधा एक बस से टकरा गई। 400 किलोग्राम्स आरडीएक्स का वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि किलोमीटर दूर लोग अपनी खिड़कियां हिलती हुई देख रहे थे। 40 जवान उस एक सेकंड में हमेशा के लिए चले गए। ये जम्मू कश्मीर का 1989 के बाद सबसे बड़ा और सबसे डेडली टेरर अटैक था और जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद में, एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जिसको पाकिस्तान देश सालों से हम जानते ही नहीं वाली एक्टिंग करके प्रोटेक्ट करता आया था। और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था इस अटैक के बाद? वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक। भाई ये सुन के सीरियसली हंसी आती है, क्योंकि तुम खुद ही इन लोगों को ट्रेन करवाते हो, पैसे देते हो, सेफ हेवन्स देते हो और फिर कंडेम भी तुम ही करते हो। एकदम वर्ल्ड क्लास हिपोक्रेसी है यार, ऑस्कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया इस बार हंसने के मूड में नहीं था। पूरा देश गुस्से में था। सोशल मीडिया पर आग लगी थी। घर घर में लोग टीवी देख रहे थे, रो रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। और पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा, जो भी इस हरकतें के पीछे हैं उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक प्रॉमिस था, एक काउंटडाउन का शुरुआत था। अब अगले 12 दिन का सीन सुनो, क्योंकि यहां से स्टोरी थ्रिलर्स जैसी हो जाती है। 15 फरवरी को, यानी अटैक के सिर्फ एक दिन बाद, पीएम मोदी ने सीसीएस मीटिंग बुलाई, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इस रूम में थे एनएसए अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर, आईएएफ चीफ और फॉरेन मिनिस्टर। ये लोग इंडिया के सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर्स हैं और इस रूम में जो डिसाइड हुआ उसके बारे में बाहर किसी को, एब्सोल्युटली किसी को कुछ पता नहीं चला पूरे 12 दिन तक। कोई मीडिया लीक नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई हिंट नहीं। अब सीरियसली ये इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग बर्थडे सरप्राइज भी 2 दिन में स्पॉइल कर देते हैं। यहाँ 12 दिन तक एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन सीक्रेट रहा। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग कितनी सीरियसली ली गई थी। इस वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पहले से ही काम में लगी हुई थी। महीनों की सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटरसेप्ट्स, सब कुछ एक जगह पॉइंट कर रहा था। बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। ये कोई छोटा सा विलेज नहीं था, ये था जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा, सबसे एक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कैंप। यहाँ से फुली ट्रेन टेररिस्ट को सिस्टमैटिकली इंडिया के अंदर भेजा जाता था ऑपरेशंस के लिए। रॉ के पास इस कैंप की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, बिल्डिंग्स की लेआउट, कितने लोग रहते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल, सब कुछ। टारगेट लॉक हो चुका था। अब प्लान बना आईएएफ का। वेपन सिलेक्ट किए गए मिराज 2000 जेट्स, फ्रेंच मेड, बैटल टेस्टेड, हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट। और इन जेट्स के साथ दिए गए स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, इजरायली प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, जो इतने एक्यूरेट होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के एक स्पेसिफिक हिस्से को टारगेट करके रूफटॉप चीर के अंदर जाके ब्लास्ट करते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम डैमेज अंदर और जीरो कोलैटरल डैमेज बाहर। परफेक्ट वेपन एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। और सिर्फ मिराज नहीं, पूरी एक आर्माडा तैयार की गई। 12 मिराज 2000 जेट्स एक्चुअल स्ट्राइक के लिए, सुखोई 30 MKI जेट्स एयर कवर प्रोवाइड करने के लिए अगर पाकिस्तानी जेट स्क्रैम्बल हों, इजरायली फैल्कन AWAC एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स को जैम करके उन्हें ब्लाइंड रख सके, इंडिया का अपना नेत्र AEWC एयरक्राफ्ट आई इन द स्काई की तरह काम करने के लिए,
IL-76 टैंकर एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, ताकि प्लेन्स को वापस बेस नहीं आना पड़े बीच में। और ग्राउंड पर गरुड़ कमांडो स्टैंड बाई पे, अगर किसी पायलट को एजेक्ट करना पड़े तो एक्सट्रैक्शन रेडी हो। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी यार, ये एक कंप्लीट मल्टी लेयर्ड फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री ऑपरेशन था, बिल्कुल हॉलीवुड एक्शन मूवी की तरह, बस ये रियल था। और इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन बंदर। अब सोचो क्यों बंदर? क्योंकि जैसा हनुमान जी ने लंका में घुस के पूरी लंका दहन कर दी थी बिना परमिशन मांगे, सीधा दुश्मन के घर में जाके, वैसे ही इंडिया भी पाकिस्तान के घर में घुसने वाला था। डेट फिक्स हुई 26 फरवरी 2019, रात के तीसरे पहर, जब पाकिस्तान सो रहा होगा, जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, जब वो सोच रहे होंगे कि इंडिया सिर्फ बातें करता है और कुछ नहीं करेगा। 25 फरवरी की रात ग्वालियर एयरबेस पर एक अलग ही चीज हो रही थी। पायलट्स अपने कॉकपिट्स में बैठे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क पहने, हेलमेट्स लगाए, मिशन ब्रीफ एक बार फिर दिमाग में फ्रेश कर रहे थे। पूरी बेस पर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। रात के 3 बजे पीएम मोदी को कंफर्म किया गया कि प्लेन्स एयरबोर्न होने के लिए रेडी है। मोदी जी ने हाँ दी और फिर 12 मिराज 2000 जेट्स ग्वालियर से उड़े और काले आसमान में घुल गए। पाकिस्तान को कुछ पता नहीं था। फैल्कन AWAC ने उनके रेडार्स को इफेक्टिवली ब्लाइंड कर रखा था। प्लेन्स ने पहले लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर से गुजरे और फिर पाकिस्तान की एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री। रुको एक सेकंड, ये मोमेंट समझना बहुत जरूरी है। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद पहली बार इंडिया के कॉम्बैट जेट्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके अंदर घुसे। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था पूरी दुनिया के लिए। 3:30 बजे प्लेन्स बालाकोट के ऊपर थे, नीचे कैंप था, सब सो रहे थे, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। टारगेट्स लॉक्ड, पायलट्स ने 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स रिलीज किए। हर एक बॉम्ब ने अपना काम किया, रूफटॉप चीरता हुआ अंदर घुसा और ब्लास्ट हुआ। जैश का वो ट्रेनिंग कैंप जो सालों से टेररिस्ट फैक्ट्री की तरह काम कर रहा था, कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गया। और फिर जैसा आए थे उसी खामोशी से बिना किसी शोर के इंडियन जेट्स वापस मुड़ गए अपने बेस की तरफ। पूरा ऑपरेशन 20 मिनट से भी कम वक्त में कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और रेडार ऑपरेटर्स को तब पता चला जब सब कुछ हो चुका था। लिटरली पिज्जा डिलीवरी फास्टर होती है इंडिया में, और पाकिस्तान को अपने ही घर में हुए अटैक का पता बाद में चला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और भी टेंस चैप्टर शुरू होता है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। उनके जेट्स राजौरी सेक्टर की तरफ बढ़े इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए। वो मिशन फेल रहा, लेकिन इस पूरी कोशिश के दौरान एक एरियल कॉन्फ्रंटेशन हुआ जिसके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बाइजन जेट में थे। अब सुनना, MiG-21 एक 1960s एरा का एयरक्राफ्ट है और सामने था पाकिस्तान का F-16, अमेरिका का बनाया हुआ 4th जनरेशन फाइटर जेट, दुनिया के बेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में से एक। ऑनेस्टली यार, ये थोड़ा अनफेयर था। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे दादी की हीरो साइकिल से फॉर्मूला 1 कार के अगेंस्ट रेस करो। लेकिन अभिनंदन ने वो किया जो सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास पायलट ही कर सकता है। उन्होंने अपना R-73 मिसाइल फायर किया और पाकिस्तान का F-16 शॉट डाउन हो गया। पाकिस्तान आज भी ऑफिशियली मानता नहीं, लेकिन अमेरिकन AMRAAM मिसाइल फ्रैगमेंट्स इंडियन साइड में मिले जो सिर्फ F-16 से फायर होते हैं, वो खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन इसी डॉग फाइट में अभिनंदन का MiG-21 भी हिट हो गया। उन्होंने इजेक्ट किया और लैंड किया पाकिस्तानी टेरिटरी में। एक इंडियन एयरफोर्स पायलट अकेला एनिमी टेरिटरी में कैप्चर्ड। ये इंडिया के लिए सबसे टेंस 60 घंटे थे। पूरी दुनिया देख रही थी, घर घर में लोग पीवी से चिपके हुए थे। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल था, क्या अभिनंदन वापस आएंगे? इंडिया ने क्लियरली और डायरेक्टली मैसेज भेजा पाकिस्तान को, पायलट को सेफ और तुरंत वापस करो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस प्रिपेयर करो। अमेरिका, यूके, सऊदी अरेबिया, UAE सब ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला। पाकिस्तान इंटरनेशनली एकदम अकेला खड़ा था, कोई सपोर्ट नहीं, कोई दोस्त नहीं उस वक्त। और 28 फरवरी को वाघा बॉर्डर पर विंग कमांडर अभिनंदन अपने कदम से, अपनी शान से वॉक करके वापस आए। पूरा देश उस मोमेंट का वेट कर रहा था। जब वो कैमरा के सामने आए, मुस्टैच ठीक करते हुए, कंपोज्ड और काम, पूरा इंडिया रो पड़ा। खुशी के आंसू, राहत के आंसू, फख्र के आंसू। बाद में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया और ग्रुप कैप्टन के रैंक पे प्रमोट किया गया। बिल्कुल डिजर्व किया था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, ऑपरेशन बंदर से एक्चुअली क्या मिला? पाकिस्तान आज भी कहता है कुछ नहीं हुआ, एक पेड़ गिरा, कोई नुकसान नहीं।
भाई एक पेड़ 350 प्लस ट्रेन टेररिस्ट्स के साथ, ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, हिस्ट्री का सबसे डेडली ट्री फॉल। लेकिन सीरियसली बात करें तो पाकिस्तान का ये डिनायल ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अगर वो मान लेते कि नुकसान हुआ तो उन्हें बताना पड़ता कि वहाँ जैश के कितने लोग थे, उनके नाम क्या थे, वो क्या कर रहे थे, और उनका पूरा हम किसी टेरर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते वाला झूठ एक सेकंड में एक्सपोज हो जाता। तो चुप रहना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। और इंडिया की तरफ से देखें तो ये ऑपरेशन एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई और किसी इंडियन पायलट या प्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ का बबल फूट गया। पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जाके एक्शन ले सकता है। और सबसे बड़ा जो मैसेज गया वो ये था, इंडिया सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिफेंड करके नहीं बैठेगा। अगर तुम हमारे लोग मारोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के जवाब देंगे। और 40 शहीदों के लिए जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ, उनका खून बेकार नहीं गया। वो लोग अपने घर से निकले थे देश की सेवा में और वापस नहीं आए। उनके परिवार आज भी उनका इंतज़ार करते हैं किसी न किसी रूप में। उनका सैक्रिफाइस याद रखना ये सिर्फ पेट्रियाटिज्म नहीं है, ये इंसानियत है। क्योंकि जो लोग अपना घर, अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी छोड़ के सीमा पर खड़े रहते हैं, उन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। जय हिंद। अब एक काम करो, वीडियो बंद मत करो अभी। तुमने ऑपरेशन बंदर देखा, लेकिन ऑपरेशन बंदर शुरू कहां से हुआ था? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एग्जैक्टली क्या हुआ था? आदिल अहमद दार कौन था और उसने ये सब क्यों किया? कैसे इतने बड़े कॉन्वॉय पर इतना बड़ा अटैक प्लान हुआ और क्या इंडिया को पहले से कोई वार्निंग मिली थी? इन सारे सवालों का जवाब है मेरी एक और वीडियो में जो स्क्रीन के राइट साइड में अभी दिख रही है। ट्रस्ट मी, वो वीडियो इससे भी ज्यादा इंटेंस और रिवीलिंग है। क्लिक करो, देखो और कमेंट में बताओ बंदर, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी। लाइक करो अगर अच्छी लगी और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ऐसी और रियल कहानियां मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन पे।